कहते हैं लीडिंग, लीडरशिप, नेतृत्व कला एवं विज्ञान, लीडरशिप। तो इसमें लीडरशिप के बारे में पिछली क्लास में हमने कुछ बातें की थी कि नेतृत्व जो है ये मैनेजमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। यह आंतरिक भाग भी है जो कि प्रबंधकीय कार्यों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है और इसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि देखा जाए तो प्रबंधकीय जो सफलता है ये एक कुशल नेतृत्व पर ही निर्भर करता है, अर्थात ये इस पर निहित होता है। नेतृत्व को मानवीय लक्षण माना जाता है जो कि इनके विचार थॉट इसको ऊंचा उठाता है। मानवीय निष्पादन के जो प्रमाण हैं इनको ये बढ़ाता है, यानी स्टेटस को बढ़ाता है और मानवीय व्यक्तियों को सामान्य सीमाओं से यह ऊपर उठा देता है। किसी व्यक्ति के नेतृत्व की केवल मानव से संबंध होना या वस्तुओं से नहीं, कोई भी संगठन कितना भी संपूर्ण क्यों ना हो जाए या कोई भी संगठन कितना भी सुसज्जित क्यों ना हो जाए, नेतृत्व को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है और ना ही अधिशासी को आवश्यक प्रेरणा ही दे सकता है। तो यहां पर हम देखें कि कुशल नेतृत्व किसी व्यवसायिक और उसके औद्योगिक उपक्रम को सफलता की ओर लेकर जाता है और टाइम टू टाइम उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको वह दूर करता है। तो नेतृत्व जो है ये प्रबंध करना, नेतृत्व का मतलब प्रबंध करना मैनेजिंग और नेतृत्व करना लीडिंग। प्रबंध करना और नेतृत्व करना ये दोनों ही सबने लगभग समानार्थी माने जाते हैं, अर्थात दोनों शब्दों का समान अर्थ लगाया जाता है। ये ठीक है कि प्रभावी प्रबंधक निश्चित रूप से एक प्रभावी नेता हो सकता है, या हम ये कहें कि एक प्रभावी प्रबंधक जो है वह या अच्छा प्रबंधक जो है वह अच्छे नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। लेकिन नेतृत्व करना प्रबंधकों का एक अनिवार्य कार्य होता है। फिर भी नेतृत्व करने की अपेक्षा प्रबंध का जो क्षेत्र है ये काफी अधिक व्यापक है। प्रबंध करना, प्रबंध कला एक व्यापक विचारधारा है और इसके अंतर्गत नियोजन, संगठन, नियंत्रण, नियुक्तियां ये सब कुछ आती हैं। इसके विपरीत नेतृत्व करना अर्थात नेतृत्व कला या समुचित विचार ये है, यानी कि प्रबंध कला का एक अंग मात्र है। नेतृत्व कला लीडरशिप या लीडिंग ये दो शब्दों से बना हुआ है। अंग्रेजी के लीड शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है लीड अर्थात मार्गदर्शन करना, पथ प्रदर्शक। तो इस तरीके से नेतृत्व कला जो है संस्था में कार्यरत कर्मचारियों का मार्गदर्शन करता है और यहाँ ये भी जानना उचित होगा कि मार्गदर्शन करना जो है वो बिना ज्ञान के संभव नहीं है, यानी कि नॉलेज होना चाहिए, बौद्धिक स्तर अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर नेतृत्व कला हम जो बात कहते हैं वो ज्ञान से उसको समझ सकते हैं, उसमें उसका ज्ञान शामिल होना चाहिए। जैसे कि गुड्स ओडोनेल ने इसको परिभाषित करते हुए कहा कि अग्रणीयता व्यक्तियों को प्रभावित करने की एक प्रक्रिया है जिससे वे स्वेच्छा व उत्साह से संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे। अर्थात इससे ये स्पष्ट होता है कि नेतृत्व जो है कला मूल रूप से मानवीय घटक से संबंधित है जो कि कर्मचारियों को प्रेरित और उत्साहित करके उसके लक्ष्य प्राप्ति की ओर उसको लेके जाता है, उनके प्रयत्नों को प्रभावी बनाता है और प्रभावी बनाने के साथ साथ नेतृत्व प्रदान करता है। नेतृत्व का अर्थ जो है मीनिंग ऑफ लीडरशिप,
मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व का अर्थ और परिभाषा यदि हम देखें प्रबंध शास्त्रियों के अनुसार से, तो मीनिंग ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व का अर्थ, नेतृत्व से आशय किसी व्यक्ति विशेष के उस गुण से है जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है, वह नेता के रूप में उनकी क्रियाओं का संचालन करता है। एक नेता के पीछे उसके अनुयायी फॉलोअर्स, ठीक है, उनका एक समूह होता है, ग्रुप होता है, तो उसके निर्देशन के अनुसार वह कार्य करता है। तो वास्तव में नेतृत्व वह क्षमता है जिसके द्वारा जो फॉलोअर्स हैं उनके एक समूह से उनकी वांछित कार्य यानी कि इच्छा अनुसार से जो कार्य है उसको स्वेच्छापूर्वक कराए जाते हैं। तो एक शक्तिशाली यानी कि एक पावरफुल लीडर अपने जो फॉलोअर्स होते हैं उनसे अपना कार्य निष्पादन करते हैं, यानी कि अपने कार्यों का फॉलोअप करवाते हैं और उनको आवश्यकता अनुसार प्रोत्साहित करता है और वह अपने अनुसार से उसको चलाता है। तो अच्छा नेतृत्व अपने जो फॉलोअर्स होते हैं उनको कार्य निष्पादन करने में कुशलता और सुरक्षा प्रदान करता है। कुछ प्रबंध शास्त्री ये मानते हैं कि किसी व्यक्ति में नेतृत्व संबंधी गुण जन्मजात होते हैं, उसको प्राप्त नहीं किए जाते, लेकिन या हम इसको ये कहें कि दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि नेता जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि नेता जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते। स्पष्ट कीजिए या इससे आपका क्या आशय है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ठीक इसके विपरीत ही कुछ ऐसे प्रबंध शास्त्री हैं जो ये मानते हैं कि नेता जन्म नहीं लेते बल्कि उनको बनाए जा सकते हैं, बनाए जाते हैं, है ना। अर्थात कुछ विद्वानों का यह कहना है कि नेतृत्व प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उसको समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है, उसको तैयार किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो नेता जन्म भी लेते हैं और उनको बनाया भी जाते हैं। तो जिन व्यक्तियों में नेतृत्व के गुण होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि नेतृत्व का गुण जो है वो वंशानुगत होता है, बाय बर्थ होता है, और कुछ ये कहते हैं कि भाई उसको बनाया जा सकता है, उसको ट्रेनिंग दी जा सकती है, उनको एजुकेशन दी जा सकती है, उनको प्रशिक्षित की जा सकती है कि जिससे कि उनको लीडरशिप की भावना जो है वह उत्पन्न हो और वह बन सके। तो जैसे कि इसमें एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान जो है उसके अनुसार से उन्होंने परिभाषित किया कि नेतृत्व से आशय किसी व्यक्ति एवं वर्ग के मध्य ऐसे संबंध से है जिससे कि सामान्य हित के लिए दोनों परस्पर मिल जाते हैं और अनुयायियों यानी कि फॉलोअर्स का एक समूह एक व्यक्ति के निर्देशानुसार ही कार्य करता है। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संदेश वाहन के माध्यम द्वारा व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की योग्यता नेतृत्व कहलाती है। नेतृत्व का आशय व्यक्ति के व्यवहार के उस गुण से है जिसके द्वारा वह लोगों को संगठित करने के प्रयास से संबंधित कार्य करने में मार्गदर्शन करता है। नेतृत्व अन्य लोगों में किसी सामान्य उद्देश्य का अनुसरण करने की इच्छा को जागृत करने की योग्यता है। हेमन क्यून के अनुसार से उन्होंने इसको परिभाषित किया कि नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में है जिसके द्वारा एक अधिकारी दूसरे व्यक्तियों के कार्यों को व्यक्ति एवं संगठन दोनों के मध्य इस प्रकार की मध्यस्थता करके विवेकपूर्ण ढंग से निर्देशित, पथ प्रदर्शित, प्रभावित करता है ताकि विशेष उद्देश्यों को चुनने और उसको प्राप्त करने में दोनों में संतुष्टि प्राप्त हो सके। अर्थात हम ये देखें कि नेतृत्व विद्यमान परिस्थितियों में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों को अथवा उनके समूहों
क्रियाओं को प्रभावित करने और उसका मार्गदर्शन करने की एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तो यहाँ पर आप ये देखते हैं कि प्रक्रिया में प्रवेश करते समय अधिकारी वर्ग जो स्वरूप धारण करता है उसे ही नेतृत्व कहा जाता है। तो यहाँ पर नेतृत्व वह गुण है जिसके अनुसार से उनके फॉलोअर्स के एक समूह वांछित कार्य को, यानी कि स्वैच्छिक जो कार्य पर है, कार्य का निष्पादन करने के लिए वह उसमें स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के कार्य को करता है। तो यहाँ पर नेतृत्व जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और प्रत्येक संस्था में कर्मचारी को कार्य करने के लिए, प्रेरित करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उसमें से नेतृत्व, लीडिंग और लीडरशिप एक प्रमुख साधन और तकनीक है। प्रबंधन में हम देखते हैं कि नेतृत्व का एक अपना ही विशेष स्थान है। एक संस्था की सफलता और असफलता काफी हद तक के नेतृत्व पर निर्भर करता है। यह उसकी किस्म के आधार पर निर्भर करता है कि नेतृत्व जो है वह किस लेवल से है, नेतृत्व की क्या क्वालिटी है, इसके आधार पर उसकी सफलता और असफलता जो है वह निर्भर करता है। यदि कर्मचारियों की क्रियाओं का सही तरीके से उसका संचालन नहीं किया जाता या संचालन किया जाए तो प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन किया जाए तो कोई भी कारण ऐसा नहीं होगा कि जिसकी वजह से संस्था को असफलता का सामना करना पड़ सकता हो। अर्थात प्रबंध किसी व्यावसायिक उपक्रम का एक प्रमुख और दुर्बल प्रसाधन है। अधिकांश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सफल होने के लिए या हम कहें कि उनकी असफलता का मुख्य कारण उसका लीडरशिप ही होता है, नेतृत्व ही निर्भर करता है उस पर। तो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के असफल होने में अकुशल नेतृत्व जितना उत्तरदायी है उतना कोई और अन्य कारक नहीं होता है। तो यहाँ ये स्पष्ट होता है कि प्रभावशाली नेतृत्व जो है उपक्रम की सफलता और उसके विकास को दिशा देता है, दिशा प्रदान करता है और उसका मूल धार है, आप ये कह सकते हैं। सामान्य अर्थों में हम नेतृत्व से हमारा आशय किसी व्यक्ति के विशेष गुण से होता है जिसके माध्यम से वे अन्य व्यक्तियों यानी कि उनके जो फॉलोअर्स होते हैं उनको मार्गदर्शन करता है, उनको कार्यों को करने के लिए उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है। और इस प्रकार से नेतृत्व का अर्थ जो है वो एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं को इस प्रकार से निर्देशन करना है कि निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सफलतापूर्वक की जा सके। तो हम ये देखते हैं कि सारांश रूप में नेतृत्व की जो परिभाषा है, जो इतनी सारी परिभाषाएं हमने देखी कि जैसे उसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा रही है, चार टेरी की, कुड्स एंड डोनेल की, आपके सामाजिक विज्ञान के अनुसार से इनको सारा। तो इसमें हम ये देखते हैं कि नेतृत्व से आशय किसी व्यक्ति या समूह के मध्य ऐसे संबंध से है जिससे कि सामान्य हित के लिए दोनों परस्पर मिल जाते हैं, यानी एक ही उद्देश्य को लेकर आपस में मिलते हैं और उनके अनुयायी जो होते हैं, फॉलोअर्स जो होते हैं उस समूह में उस व्यक्ति के निर्देशानुसार कार्य को करते हैं, वही लीडर कहलाता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि अधीनस्थों और कर्मचारियों का एक समूह से वांछित कार्य स्वेच्छापूर्ण तथा बिना किसी दबाव से जिस कार्य को कराया जाता है उसी को ही नेतृत्व कहा जाएगा। अब हम दूसरी बात करते हैं। इसमें हमने एक तो परिभाषा अर्थ की बात की, अब हम आते हैं इसकी विशेषताएं। तो परिभाषा के अनुसार से इसकी परिभाषाओं का हम उल्लेख कर सकते हैं। नेतृत्व की जो परिभाषाएं हैं उसके लक्षण हैं, ठीक है, हम इसकी बात कर सकते हैं। तो पॉइंट वाइज इसको अपन बना सकते हैं। इसमें देखें कि नेतृत्व की जो परिभाषाएं हैं उसका हम स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो हमको नेतृत्व की जो विशेषताएं हैं उसके लक्षण जो है वह स्पष्ट होता है।
तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि ये अन्य व्यक्तियों द्वारा अनुसरण करना यानी कि फॉलो अप करना, ठीक है, फॉलोइंग बाय अदर्स, आप ये कह सकते। तो जो फॉलोअर्स होते हैं उनके अभाव में नेतृत्व की कल्पना की जा सकती। हम बात करते हैं लीडर हम बोलते हैं तो उसके साथ उसके कई लाखों करोड़ों या फिर हजारों में उनके फॉलोअर्स होते हैं। ठीक है, मैं अपना नाम लिखे थे, मैं गलती से नंबर लिख डाली थी। माइक म्यूट करेंगे जिनका भी माइक ऑन है। तो यहाँ पर फॉलोइंग ऑफ अदर्स आप एक पॉइंट्स ले सकते हो, यानी कि अन्य व्यक्तियों द्वारा अनुसरण करना। तो अन्यायियों का अभाव में नेतृत्व की कल्पना करना जो है वो काफी असंभव है, नहीं की जा सकती। अर्थात सफल नेतृत्व के लिए ये जरूरी है कि नेता के निर्देशानुसार उसके फॉलोअर्स लोगों की संख्या पर्याप्त हो, है ना, ताकि वह अपने अन्यायियों से कुशलता पूर्वक उसके नेतृत्व को समझा जा सके। हम आगे बढ़ते हैं इसमें तो देखते हैं कि नेतृत्व का स्वयं क्रियाशील होना, लीडर हिमसेल्फ शुड बी एक्टिव। तो लीडर को खुद को एक्टिव होना पड़ेगा भाई, नेतृत्व एक्टिव होगा तभी तो वो कार्य को कर सकता है सफलता से, ठीक है ना, अन्यथा नहीं करेगा। हम इसकी लक्षण की बात कर रहे हैं, लक्षण को पॉइंट वाइज में आपको बता दे रहा हूं, है ना, क्वेश्चन में पूछा जाता है तो ये आप उनको कर सकेंगे। लक्षण या विशेषता, तो पहला हो गया आपका अनुसरण, या क्या कहेंगे हम, अनुयायियों का होना। फॉलोअर्स नहीं होंगे तो नेता कैसे होगा भाई, उसके फॉलोअर्स होने चाहिए, ठीक है। गतिशील प्रक्रिया, गतिशील प्रक्रिया, डायनामिक प्रोसेस। तो प्रत्येक संगठन में नेतृत्व की प्रक्रिया जो है वो कंटिन्यूशन में चलता रहता है, निरंतर चलने वाली एक क्रिया होती है। संस्था की स्थापना से लेकर संस्था के विद्यमान रहते तक नेतृत्व की प्रक्रिया जो है वह चलते रहती है। यहां पर हम देखें कि नेतृत्व का स्वयं क्रियाशील होना, नेता का स्वयं क्रियाशील होना, क्रियाशील होना। अब ये भी वही है कि सफल नेतृत्व में ये आवश्यक है कि नेता का अनुसरण करने वाले उसके लोग होने चाहिए भाई, है ना, और आवश्यकता के अनुसार से नेता स्वयं संस्था के जो निहित उद्देश्य है उसकी वो पूर्ति करने में निरंतर उसका एक माध्यम बने, उसका एक लिंक बना रहे, तो वह कार्य हो सकता है। आदर्श आचरण, आदर्श आचरण, आदर्श आचरण, आइडियल कंडक्ट। तो इसमें नेता जो है अपने आचरण द्वारा अपने आदमियों के जो उनके फॉलोअर्स होते हैं उनके समक्ष एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हो। उनके अनुयायी ये हमेशा जो फॉलोअर्स होते हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनके फॉलोअर्स जो कर रहे हैं, जिनको वो फॉलो कर रहे हैं, उस व्यक्ति में एक अच्छा गुण हो ताकि वे उसका अनुसरण करें, है ना। अर्थात हम ये कहें कि जो अधीनस्थ जो है वह अपने नेता का कहना उसका लिखना प्रभावित नहीं करता, अपितु वह क्या है, कौन से कार्य करता है और किस प्रकार का आचरण करता है, इसके द्वारा ही नेता जो है निर्धारित होता है, उसका निर्धारण होता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको आप श्रेष्ठ आचरण भी कह सकते हो। तो बिना श्रेष्ठ आचरण या नैतिकता स्तर के कोई भी व्यक्ति कुशल नेतृत्व तो नहीं हो सकता, कोई कुशल नेता नहीं बन सकता है। तो सभी अनुयायी जो हैं उनके फॉलोअर्स वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनका निजी जो है और वह एक तरीके से उदाहरण प्रस्तुत करे। वे चाहते हैं कि उनका नेता जो है लीडर ही नहीं
बल्कि एक अच्छा व्यक्ति है। ऐसा आदर्श व्यक्ति जो विविध गुणों से संपन्न हो और चरित्र आचरण और उसका विश्वास पात्र हो। तो एक सफल नेता का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि वह कौन है, क्या है, कौन से कार्य करता है और किस प्रकार का आचरण करता है। क्रियाशील संबंध, क्रियाशील संबंध, तो संबंध जो है यह भी अच्छे होने चाहिए भाई। क्रियाशील संबंध जो है ये भी काफी महत्वपूर्ण है, यानी नेता और उसके अनुयायियों का परस्पर संबंध जो है वह मधुर होने चाहिए, क्रियाशील होने चाहिए। किसी कार्य का निष्पादन करने में नेता सबसे आगे होता है और वह आगे होकर अपने फॉलोवर से उन कार्यों को मार्गदर्शन के द्वारा उन कार्यों को पूर्ण कराता है। हितों की एकता, माने हित की बात आती है तो हित जो है यानी कि यूनिटी ऑफ इंटरेस्ट, तो नेता और उसके अनुयायियों के बीच या उनके हितों की एकता होती है। नेतृत्व उस समय प्रभावहीन हो जाता है जब नेता और उनके अनुयायियों में पृथक पृथक उद्देश्य हो जाते हैं, अलग अलग उद्देश्य हो जाते हैं या कार्यों के लिए करते हैं तो वह अलग हो जाता है। अर्थात नेतृत्व परस्पर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोगों को स्वेच्छा से प्रयत्न करने की प्रभावी या उनको प्रभावित करने की एक क्रिया है। आगे चलते हैं, परिस्थितियों का ध्यान, परिस्थितियों का ध्यान। यहां तक परिस्थिति जो है यह भी काफी महत्वपूर्ण है भाई। समयानुसार, परिस्थितियों के अनुसार से, कंसिडरेशन ऑफ द करिकुलम्स, तो इसमें नेतृत्व बहुत ही कुछ उनके परिस्थितियों, उसके एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। हो सकता है कि एक व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में सफलता प्राप्त करे और किसी विशेष परिस्थिति में वो ना भी करे, तो परिस्थिति का विशेष ध्यान, यानी कि नेतृत्व जो है वो बहुत कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है, हम ये कह सकते हैं। ये हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है वो किसी परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकता हो और किसी परिस्थिति में वह असफल हो जाए, तो उसमें ये क्षमता होनी चाहिए कि वह उसको बैलेंस कर सकता हो। आत्मबोध, आत्मबोध, आत्मबोध यानी कि इंटरनल जो पावर होती है हम बोलते हैं सेल्फ रिलेशन, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन। तो नेतृत्व इस लक्षण के अनुसार से नेता को स्वयं के विषय में अपने प्रति भ्रांति नहीं होनी चाहिए, यानी उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। वह अपने जो पावर्स हैं यानी अपनी अच्छाई और अपनी बुराई के बारे में पूरी तरीके से सही सही वह जानता हो। तो ये कहें कि उसमें ये विशेषता होनी चाहिए, उसको अपने आचरण के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, हम ये कह सकते हैं। तो यहां पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व, ये भी जरूरी है भाई, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा तो कैसे होगा। तो एक नेता जो है वो उसको अपने अनुयायियों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। कार्यों के दोषी का दायित्व नेता अपने ऊपर ले लेता है क्योंकि वह अपने अनुयायियों के कार्यों से अलग नहीं होता, उसको वह अपने से अलग नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका नेतृत्व की विशेषताएं, उसकी परिभाषा की बात होती है। अब इसमें नेतृत्व जो है इसकी प्रकृति के बारे में हम बात करते हैं कि नेतृत्व की प्रकृति क्या है। नेचर, ठीक है, इसको आप नेतृत्व कला की विशेषता भी कह सकते हो, उसकी प्रकृति भी कह सकते हो, ठीक है। नेचर भी कह, नेचर, प्रकृति, ठीक है। अब नेतृत्व की प्रकृति क्या है,
इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि ये प्रबंधकीय कार्य है। प्रबंधकीय कार्य, ठीक है, प्रबंधन में काफी महत्वपूर्ण होता है और प्रबंधन में ये काफी महत्वपूर्ण होने के साथ साथ नेतृत्व कला प्रबंध का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। यह प्रबंधन में जो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफिंग है, नियंत्रण है, इस तरीके के एक प्रबंध का कार्य करता है और इस प्रकार से प्रबंध की एक अलग ये शाखा। इसका संबंध मानवीय संसाधन से है। इसका संबंध मानवीय दृष्टिकोण से है, ठीक है, मानवीय संसाधन से। मानवीय संसाधन यानी भाई तो जहां पर व्यक्ति होंगे वहीं पर ही नेतृत्व हो सकता है। ये तो नेतृत्व कला मानवीय घटक है और इस महत्व को स्वीकार करता है क्योंकि प्रबंधन का प्रत्येक निर्णय कर्मचारियों पर प्रभाव डालता है। प्रबंधक को चाहिए कि वह कर्मचारियों की आर्थिक, सामाजिक और नैतिक या मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करे और उनके कार्यों के अनुसार से उसको प्रोत्साहित करे। स्वेच्छा या उत्साह पूर्वक कार्य, स्वेच्छा या उत्साह पूर्वक कार्य। अब ये जो है कार्य करवाना, तो इसमें हम देखते हैं कि एक अच्छे नेतृत्व कला की विशेषता ये होती है कि वह कर्मचारियों से किसी भी प्रकार से कोई जोर जबरदस्ती यानी कि दबाव न करते हुए स्वैच्छिक कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करता है और उसके अनुसार से वह कार्य कराता है और यही समय अनुसार होना चाहिए। ये तालमेल अर्थात उद्देश्यों में मैत्री, उद्देश्यों में मैत्रीपूर्ण, जैसे कि नाम से ही आपका स्पष्ट हो जाता है। तो किसी कोई भी ये मानकर यहाँ पर हम ये कहें कि लक्ष्य और उसके उच्चाधिकारियों के बीच लक्ष्य की समानता होती है और दोनों ही पक्ष अपनी इच्छाओं और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। तो इस प्रकार व्यक्तिगत लक्ष्य या संगठनात्मक लक्ष्यों में एकता का अभाव होता है जिससे कि पारस्परिक तनाव और मनमुटाव होता है। तो प्रबंधकों का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं और लक्ष्यों का संस्था से फेंकना हो और मैत्रीपूर्ण ढंग से वह उसमें तालमेल बिठाए और यही नेतृत्व के लिए एक बहुत ही अच्छी कुंजी होती है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सुनियोजित योजनाएं, सावधानी पूर्वक उसका निर्माण, संगठन संरचना, भर्ती के उत्तम क्रियाएं, इसमें आगे आप लेते चले जाते हैं। नियंत्रण की कुशल तकनीकों में पाए जाने वाले अंतर जो गेप है उनको दूर करना चाहिए, या हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि व्यक्ति को समझने और उससे विपरीत करने का प्रयास नेतृत्व के माध्यम से किए जाते हैं ताकि संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनका पूरा योगदान प्राप्त हो सके। तो आज के लिए यहां तक हम करते हैं इस पॉइंट के अनुसार से। नेक्स्ट पॉइंट इससे संबंधित हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी आप लोगों का दूसरा क्लास भी होगा, आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोगों को मैंने देखा कि भाई आप लोग वीडियो वगैरह कभी देखते नहीं, आप लोग वीडियो देखिए, लाइक करिए, यदि कोई चीज समझ में नहीं आती तो उसमें कमेंट में आप लोग भेजिए ताकि मैं कुछ और भी चीजें आपको समझा सकूं। तो आपको यदि ऐसा लगता है कुछ पूछना है तो आप लोग ओके। पॉइंट क्लियर है? किसी को कुछ डाउट किसी पॉइंट पर?